इंडी गठबंधन की जो रणनीति थी 295 की जो बातें की जा रही है, क्या पूरी हो पाएगी कृष्ण कुमार जानू जी? देखो, अभी तो 295 पहुंचने के लिए 100 का आंकड़ा इन्हें और बढ़ाना पड़ेगा और उसकी संभावना कम है क्योंकि 510 का जो है वो डिक्लेरेशन लीड का आ चुका है। हाँ, इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन ने सब लोगों ने मिलकर के जिस प्रकार का वायुमंडल बनाया है उसके कारण से अभी ये 291 और 197 का आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, इसमें अभी बहुत बदलाव उठापटक होने हैं। बिल्कुल, अलवर का अपडेट बता दें। अलवर लोकसभा सीट से भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, ललित यादव यहां पर पीछे चल रहे हैं। अलवर से अपडेट आया है, भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत लीड बनाए हुए हैं। लगातार आपको फिर से अपडेट कर दे, 510 सीटों का अपडेट। 291 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, तो वहीं 197 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया आगे चल रहा है। 22 सीटों पर आदर्श ने बढ़त बना ली है। राजेश जी, लगभग 1.5 घंटे का समय, मतगणना आगे बढ़ रही है। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग थी, अब धीरे धीरे ईवीएम भी खुलना शुरू हो गई है। अब ईवीएम का डेटा भी मिक्स हो चुका है, लेकिन बढ़त की अगर बात करें तो लगभग 100 सीटों का अंतर नजर आ रहा है साफ तौर पर एनडीए और इंडिया के बीच में। आशीष जी, देखिए, इंडिया गठबंधन की यही जीत हो जाती है एक तरह से। जो ये लोग कहते थे कि 400 पार, तो 300 पार भी नहीं हो पा रहे। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है, ये इनके अहंकार की हार है। और कांग्रेस ने जो जिस तरह से संयम रखा है और संयम से जिस तरह से काम कर रही है, राहुल गांधी जी की जिस तरह की मोहब्बत की दुकान चल रही है पूरे भारत में, वो मोहब्बत की दुकान कायम रहेगी। और आप देखना, शाम होते होते आपको अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। कृष्ण कुमार जानू जी, मोहब्बत की दुकान असर दिखा रही है, मोहब्बत की दुकान कायम रहेगी? देखो, मोहब्बत की दुकान कायम रहे या ना रहे, ये तो नाम ही बड़ा विचित्र इन्होंने इसलिए रखा था कि सुर्खियां बटोर सके। बाकी सच्चाई ये है कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती थी उसने जनता के इंडिकेशन को इंडिकेट कर दिया है और कांग्रेस अब तो स्वीकार करेगी कि ईवीएम गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ईवीएम का भी एक राउंड पूरा हो चुका है। शाम होते होते ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाएंगे, ये वायदा तो कांग्रेस को अभी कर लेना चाहिए। लेकिन एआईसीसी दफ्तर से लाइव हमने आपको दिखाया, वहां पर जिस प्रकार से कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनका कहना था कि अगर राहुल जी चुनाव जीतते हैं, सही काउंटिंग होगी तो राहुल जी चुनाव जीतेंगे और सही काउंटिंग नहीं हुई तो राहुल जी नहीं जीतेंगे। तो इसका मतलब पहले से मन बना रखा है, चुनाव परिणाम पक्ष में आया तो सही है और चुनाव परिणाम अगर पक्ष में नहीं आया तो फिर सवाल उठाना है। बिल्कुल, कांग्रेस ने ये एजेंडा प्री डिसाइड किया हुआ है और उस पर काम हो रहा है। उसी प्रकार की बयानबाजी हो रही है, उसी प्रकार की प्रस्तावनाएं भी तैयार हो रही हैं। बाकी सारा डिटेल कटारा जी जरूर बता सकते हैं कि वास्तव में ये रणनीति का हिस्सा है या ऐसा कुछ करने वाले हैं। कटारा जी, देखिए, हमें मालूम है कि किस तरह से वोटिंग हुई है, किस तरह का माहौल है। अगर उस माहौल में भी अगर इस तरह का अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है तो बिल्कुल सवाल उठाने का कांग्रेस पार्टी को हक है, इंडिया गठबंधन को हक है, क्योंकि मशीनरी होती है, उसको किसी तरह से डाटा चेंज किया जा सकता है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। अरुण गोविल जी पीछे चल रहे हैं। अभी एआईसीसी से कोई खड़े थे, वो भी बता रहे थे कि अभी बनारस में भी पीछे चल रहे हैं, मथुरा में भी पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह का क्या जनता ने जनादेश दिया है, अगर जनता का जनादेश स्वीकार होगा तो आप देखना इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। शाम तक देखना लड्डू कहाँ बटेंगे और कहाँ फेंकेंगे। तो लड्डू बनवा लिए गए हैं क्या? बनवा लिए बीजेपी वालों ने, उनके लड्डू वहां शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें क्या है, भाईचारा तो कायम रहेगा ही रहेगा, सरकार किसी की बने। कांग्रेस ने कभी इस तरह की बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करी। आपने देखा है 70 साल का इतिहास, कांग्रेस ने क्या क्या किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए तो उसके बाद में इंदिरा जी ने उनको चुनाव जितवाया और वहां उनकी नेम प्लेट बरकरार रखी। आज आपको ये देखने को मिल रहा है भाई कृष्ण कुमार, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिस तरह आज महिलाओं के मंगलसूत्र तक हाथ जा रहा है बीजेपी का। कृष्ण कुमार जानू जी, कहां तक कि ये राजनीति, इतनी ओछी राजनीति, इतनी गिरी हुई राजनीति आज भारत के अंदर हो रही है। क्या इस राजनीति की जरूरत है? ठीक है, जानू जी से जवाब लेते हैं। होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए। कृष्ण कुमार जी से जवाब लेते हैं। देखो, 10 साल में मोदी जी ने वो सब काम किए हैं जो इस देश को आगे ले जाने के लिए होने चाहिए। कांग्रेस ने मोदी जी के काम को देख करके जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मौत का शोध, मैं सारे शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं, शायद शतक लगाया है गालियों का। और मोदी जी ने किसी भी गाली पर कोई प्रतिक्रिया देने की बजाय काम करके जवाब दिया है। आज विकास की दृष्टि से, विकसित भारत बनाने की दृष्टि से मोदी जी जिस काम को लेकर चल रहे हैं, रेलवे के क्षेत्र में जिस प्रकार
वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर 4000 किलोमीटर से अधिक इलेक्ट्रिफाइड करके जम्मू कश्मीर को भी रेल लाइन से जोड़ करके सारे कामों में बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, रोकना चाहूंगा। जयपुर शहर से एक और अपडेट सामने आया है। जयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा लगातार लीड बनाए हुए हैं। भाजपा की मंजू शर्मा को 1,67,081 वोट अब तक मिल चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास को 1,21,830 मत मिले हैं। कुल मिलाकर भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा 45,251 मतों से आगे चल रही है। लगातार लीड बढ़ती जा रही है जयपुर शहर से। कृष्ण कुमार जानू जी, कंटिन्यू करें जी। और मोदी जी ने हवाई अड्डों की दृष्टि से अगर बात करें तो देश में मात्र 70 के करीब हवाई अड्डे वर्किंग थे, अब वो डबल फिगर में यानी 170 के करीब चले गए हैं। अगर आप बात करें सीमांत क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, तो आमूल चूल परिवर्तन मोदी जी ने किया है। हाईवेज के निर्माण में तो जिस प्रकार की अपेक्षा दुनिया के देश से बड़ा तुलना होती अपडेट, थी। अमेठी सीट से स्मृति ईरानी पिछड़ रही है। अमेठी में अशोक गहलोत ने कैंप किया। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने मोर्चा संभाला और वहां पर अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे, तो वहीं वाराणसी से भी खबरें हैं अजय राय आगे चल रहे हैं। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे कृष्ण कुमार जानू जी? 2 हॉट सीट वाराणसी में देश के मुखिया पीएम मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन पहला जो रुझान है वो विपरीत जा रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी पिछड़ रही हैं। देखो, दोनों ही जो रुझान है वो प्रथम दृष्टया है और प्रथम दृष्टया विषयों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी और चर्चा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर एक भी राउंड में अगर पीछे चल रहे हैं तो कहीं न कहीं टक्कर, क्योंकि जनता का जो मन है वो कहीं न कहीं पहले राउंड में जो टेस्टिमोनियल है एक तरीके से वो देखने को मिल रहा है। वहां अगर पिछड़ रहे हैं तो यहां पर कांटे का मुकाबला है क्या? देखो, मुकाबला कहीं भी हो सकता है। लोकतंत्र में जनता जो है उसे अपने मत की अभिव्यक्ति देने का अधिकार है और जनता जिस प्रकार चुनाव लड़ रही है और मोदी जी ने जिस प्रकार इस चुनाव को लीड किया है और विपक्ष ने मोदी जी को जिस प्रकार टारगेट करने की कोशिश की है, उस सारे में कहीं न कहीं ये इंडिकेशन उसका कारण हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत को हम ये मानते हैं कि हम उस आंकड़े को छूने वाले हैं जिस आंकड़े से आरामदायक स्थिति में जो 370 का आंकड़ा है मोदी जी ने दिया था उसको हम प्राप्त करने वाले हैं। मोदी जी ध्यान में चले गए थे जब वोटिंग हो रही थी वाराणसी में, उनके संसदीय क्षेत्र में वोट डल रहे थे और मोदी जी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे थे। क्या इस बात का तो कोई नुकसान नहीं है? देखो, ये तो मोदी जी हर बार करते आए हैं। अब तक के चुनाव में मोदी जी लगातार ध्यान में जाते रहे हैं और मोदी जी वाराणसी में जिस प्रकार लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं तो ऐसी कोई संभावना लगती नहीं। ये जो मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर जो घनत्व की वोटर की जो ईवीएम मशीनें हैं वो आई होंगी और कोई कारण रहा होगा। अभी सारा विषय और खुलेगा, घंटे भर का इंतजार करें। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, 519 सीटों का रुझान सामने आया। 290 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने बढ़त बनाई है, तो वहीं 200 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया है। 207 सीटों पर लीड कर रहा है इंडिया गठबंधन। विपक्षी गठबंधन 295 का लक्ष्य था, 207 सीटों पर लीड करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं 300 से नीचे लुढ़ककर एनडीए गठबंधन 290 पर आ गया है। अदर्स भी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं रुक कर लेते हैं दिल्ली का। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। अनिल जी, जिस प्रकार से 400 पार की बातें की जा रही थी, लेकिन यहां पर फिलहाल जो शुरुआती रुझान है 290 एनडीए, 207 इंडिया गठबंधन, क्या कहेंगे अनिल जी? चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें कोई प्रोफेसी और कोई एस्ट्रोलॉजी की बात तो है नहीं कि आप मुंह से कह दिए कि 400 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा। चुनाव आपने लड़ा है, कांग्रेस ने लड़ा है, एनडीए ने लड़ा है चुनाव, और उसमें सीटों का जो बंटवारा है वो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है। अब देखते हैं, अभी दोनों पार्टियां ठीक ठाक चुनाव प्रदर्शन कर रही हैं, आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसको किसी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि 400 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने जिस तरीके की मेहनत की है उस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से विपक्ष वहां पे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बाकी राज्यों में एनडीए पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एनडीए का प्रदर्शन महाराष्ट्र में ठीक ठाक हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ठीक हो रहा है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ठीक हो रहा है।
तो ये वहां के रेस्पेक्टिव पार्टियों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने किस तरीके से चुनाव लड़ा है। लेकिन हर चुनाव को 400 से जोड़ देना, ये भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं कि 400 पार हो रहा है, 500 पार हो रहा है। ये डेमोक्रेसी है। आप कैसे जनता के अधिकार को पहले ही आप जियोपटाइज कर सकते हैं कि हमें 400 आ रही है, हमें 600 आ रही है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये लोकतांत्रिक माहौल में एक अच्छा सा कदम होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए, पूरे 12 अगर एग्जिट पोल देखें तो एवरेज उनका निकाले 350 के पार एनडीए गठबंधन को बताया गया है। तो ऐसे में अब एग्जिट पोल का समय आ चुका है, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, काउंटिंग लगातार जारी है। देश में 290 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई है। तो क्या लगता है, मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है या फिर विपक्ष टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक एग्जिट पोल की बात है, एग्जिट पोल एक साइंटिफिक तरीका है, लेकिन 100% फुल प्रूफ नहीं है। कई बार एग्जिट पोल बिल्कुल धाराशायी होकर मुंह के बल गिरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी एग्जिट पोल सही भी होता है, कभी कभी ज्यादातर गलत भी हुआ है। इसलिए इस पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता। ज्यादा आप जो डिपेंड कर सकते हैं आज पे कर सकते हैं, जो चुनाव की काउंटिंग की प्रक्रिया है जो आज चल रही है, इस पे आप विश्वास कीजिए, इसको देखिए किस तरीके से हो रहा है, और स्लोली आपको रिजल्ट सामने आएगा कि एनडीए आ रही है या इंडिया गठबंधन आ रहा है। लेकिन आप एग्जिट पोल की बात में अड़ के नहीं कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए को इतनी बढ़त मिली है तो इसका मतलब एनडीए ही सरकार ही आ रही है। एग्जिट पोल कई बार गलत हुआ है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर गलत हो रहा है तो क्या किसी की जिम्मेवारी फिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन अगर काउंटिंग हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो इसको तो आप फिक्स कर सकते हैं, जिम्मेवारी फिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ होता है तो। लेकिन एग्जिट पोल की जिम्मेवारी किसको देंगे? आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए उस पर ज्यादा विश्वास करने की बात नहीं है। ठीक है, एक मेथोडोलॉजी है जिसका चयन किया गया है, लेकिन वो उतना साइंटिफिक नहीं है और साइंस प्रूफ नहीं है। बिल्कुल। अनिल जी, दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में जिस प्रकार से गठबंधन से चुनाव लड़ा, विपक्ष ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बीजेपी को टक्कर दी है, मोर्चा लिया है, तो अब दिल्ली का जो रुझान सामने आया उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में 4 और 3 का हिसाब चल रहा है। वो पहले से भी पता था। चांदनी चौक हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया, यहाँ पे विपक्ष मजबूत है क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टी के वोट एक साथ मिल गए हैं, आपकी और कांग्रेस की, जिसकी वजह से इनकी मजबूती मेंटेन है। इसके साथ साथ एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं नई दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, ये मजबूती के साथ अभी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल सिंह जी, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। एग्जिट पोल लगातार जारी है, सामने आ रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए, लेकिन 400 पार का जो नारा दिया गया था, यहां पर 300 पार में मुश्किलें दिख रही हैं। अभी फिलहाल 293 पर एनडीए गठबंधन अटका हुआ है, तो वहीं इंडी गठबंधन लगातार बढ़त बनाते हुए 211 का आंकड़ा छू लिया है। 524 सीटों का शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 211 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं एनडीए 293 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आगे चल रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी कृष्ण कुमार जानू जी। जो डेटा है, शुरुआती रुझान है, कहीं न कहीं संघर्ष यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अब ये मुकाबला नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एक तरफा बढ़त देखी जा रही थी, अब वो बढ़त कम होती जा रही है और मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। निश्चित रूप से एक अकेला संघर्ष कर रहा है और फिर भी सब पर भारी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के सब लोग मिलकर 211 पर बढ़त बनाए हुए हैं, मोदी जी अकेले 293 पे बढ़त बनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से अभी ये शुरुआती रुझान में ये जरूर दिख रहा है कि गठबंधन जो बना था उसमें कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, 2 रुझान सामने आए हैं। जयपुर ग्रामीण से रुझान सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा 1,19,097 मत मिले हैं, तो वहीं राव राजेंद्र सिंह 91,487, कांग्रेस के अनिल चोपड़ा 27,610 मतों से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में जयपुर ग्रामीण में बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा। तो वहीं अजमेर की अगर बात करें, अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी लीड बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से उनका मुकाबला है। करीब 18,000 मतों से भागीरथ चौधरी आगे चल रहे हैं। राजेश जी, जिस प्रकार से जो डेटा सामने आ रहा है, मुकाबला
रोचक होता चला जा रहा है। कभी एनडीए तो कभी इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। 209 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया बढ़त बनाए हुए है। आशीष जी देखिए, लगातार इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे जैसे अपना आंकड़ा बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी जी की बात सच होती नजर आ रही है और जो उनकी मोहब्बत की दुकान नफरत की दुकान पर भारी पड़ रही है। आप देखिए किस तरह से अभी मेरे जानू जी भाई साहब बता रहे थे कि एयरपोर्ट इतने एयरपोर्ट बना दिए। एयरपोर्ट बनाने से क्या होगा? आपके पास में कितनी फ्लाइट हैं? एयरलाइंस आपके पास में कहाँ हैं? आप प्राइवेटीकरण के भरोसे आप बनाए जा रहे हो, रोडवेज को खत्म करते जा रहे हो, ट्रेनों को खत्म करते जा रहे हो। वंदे मातरम ट्रेन की बात की जा रही है। वंदे मातरम ट्रेन में क्या गरीब आदमी यात्रा कर सकता है? जी, तो ये वंदे मातरम ट्रेन में गरीब आदमी यात्रा नहीं कर सकता। क्या टिकट है उसका? कितने रुपए का टिकट है आप बताइए? क्या पहले रेलवे लाइन नहीं होती थी? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप एक चीज ऐसी बता दीजिए जिसकी वजह से आप नई चीज आई हो। आपने अग्निवीर योजना जैसी लागू की देश में, थोपा युवाओं के ऊपर, वो सब देख रहे हैं लोग। राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना को हम कूड़े में डाल देंगे। तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो क्या वंदे भारत जैसी ट्रेन में गरीब आदमी को सफर करा देगी बिना पैसे लिए? ये तो इन्होंने सोची चीज, लागू तो इन्होंने किया है, परंतु उसमें फिर सुधार करेगी। इसका मतलब सुधार करेगी। इसका मतलब वंदे भारत नहीं चलानी चाहिए? बिल्कुल चलानी चाहिए। तो चलाओगे तो क्या फ्री में? परंतु जो प्रधानमंत्री जी ने कहा चलाएंगे, अगर आपकी पार्टी चलाएगी तो क्या वंदे भारत में गरीबों को निःशुल्क यात्रा कराएगी? क्या फ्लाइट में निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी? आशीष जी, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में, देखिए होटल में जाते हैं, एसी कमरा आप लेते हैं तो उसका किराया अलग लगता है। आप अगर नॉन एसी में जाते हैं उसका किराया अलग लगता है। आप अगर फोर व्हीलर में जा रहे हैं, गाड़ी अगर खरीद रहे हैं, एसी वाली गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका किराया, उसका पैसा अलग लगता है। तो इसको बराबर नहीं आंका जा सकता है। जिस व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उसकी सुविधाएं हैं। हर व्यक्ति के लिए सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। देश में अगर फ्लाइट चल रही है तो 140 करोड़ पूरे के पूरे सारे देशवासी उस फ्लाइट में सफर नहीं करेंगे। वो हर अलग अलग वर्ग के लिए उनकी सुविधाओं के लिए बनाई जाती है। आप ये कह सकते हैं कि गरीब तबका है उसके लिए क्या किया? उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जैसे गरीब रथ है तो गरीब रथ की जैसी ट्रेनें बढ़ाई जानी चाहिए थी। देखिए आशीष जी, प्रधानमंत्री जी का कहना था, हमने नहीं कहा ये बात प्रधानमंत्री जी बोले कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा। हवाई जहाज की यात्रा की छोड़ो, आप जो ट्रेनों में भी यात्रा नहीं कर पा रहा। इनकी ऐसी कौन सी ट्रेन है जो गरीबों के लिए बनाई गई? सारी कॉर्पोरेट तरीके से बनाई गई, सारी पैसे वालों के लिए बनाई गई। आज सारे पैसे वालों को ध्यान रखा जा रहा है। आज करोड़ों लोग देश की ट्रेनों में, भारत देश की ट्रेनों में करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं। सब पैसे वाले हैं, ये मानते हैं आप? देखिए जो इन्होंने, जो ट्रेन तो पहले भी चल रही थी। आप कह रहे हैं कि ट्रेन में कौन सफर कर रहा है? ट्रेन में पैसे वाले सफर कर रहे हैं। कहीं तो स्टैंड करिए आप। आशीष जी, इन्होंने वंदे मातरम ट्रेन चलाई, इनकी चलाई है, इसमें भाई भाई लूट रहे हैं। किस तरह की भाई भाई लूट? चलिए अपडेट बता देता हूं। जालोर सीट से भाजपा के लुम्बाराम चौधरी आगे चल रहे हैं, वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की साख दांव पर थी और अशोक गहलोत की साख भी यहां पर दांव पर थी। बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी यहां पर बढ़त बना ली है। जयपुर शहर से फिर से डेटा अपडेट हुआ है। लगभग 63,000 मतों से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं अजमेर से भागीरथ चौधरी का बढ़त का आंकड़ा बढ़ गया है। 33,000 वोटों से भागीरथ चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार बढ़त बनाए हुए हैं भागीरथ चौधरी। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारी संवाददाता आरती राय हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। आरती, बीजेपी और एनडीए गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 300 के पास आंकड़ा पहुंच गया है। क्या वहां पे सरगर्मियां, किस प्रकार का माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर पर देख पा रही हैं? आरती, देखिए तमाम रुझानों की बात करूं तो एक बार फिर से जनता ने जो मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास किया और इस बार फिर से एनडीए की सरकार, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं 292 के करीब जो है सीटें दिख रही है रुझानों के अनुसार, तो एनडीए कहीं ना कहीं बहुमत के साथ है। और अभी भी पीछा करते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, लेकिन जो बहुमत के साथ एनडीए का रुझान दिख रहा है। जी बिल्कुल, वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर क्या जश्न का माहौल है? जिस प्रकार से रुझान आए, रुझानों के बाद क्या प्रतिक्रिया, क्या हलचल वहां देख पा रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास करें दर्शकों को। बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। हमारे स्टाफ से कहूंगा फुल स्क्रीन दिखाएं दिल्ली हेडक्वार्टर के विजुअल्स। जी मैं आपको बता दूं, पीछे
पीछे आपको बता दूं काफी वहां पर जश्न की तैयारी के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर काफी सारी चीजें बनाई गई है, जिसमें अभी थोड़ी देर बाद जैसे रुझान खत्म हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि एनडीए को बहुमत के साथ सीटें आ रही हैं, तो उसके बाद जश्न की तैयारियों के लिए बाहर ढोल नगाड़े बजाने के लिए भी लोग आए हुए हैं। और साथ ही में यहाँ पर गाड़ियां जो है हटाई जा रही है, मीडिया की गाड़ियां हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी जी का यहाँ पर गाड़ियां जो है हटाई जा रही है, मीडिया की गाड़ियां हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी जी का अभी काफिला आने को यहाँ पर रेडी है। तो क्या रुझानों के साथ ही दिग्गजों की हलचल बढ़ने वाली है बीजेपी हेडक्वार्टर में? आरती, जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया था, सूत्रों के अनुसार लोक कल्याण मार्ग से मोदी जी जो अपनी रैली लेकर यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक आने के बाद 1 से 2 लाख करीब लोग होंगे और साथ ही बीजेपी के जो दिल्ली बीजेपी के जो है 20,000 के करीब कार्यकर्ता आएंगे, वो भी यहाँ पर मोदी जी को धन्यवाद करने आएंगे। तो कहीं ना कहीं रुझानों के हिसाब से ये तय है कि एनडीए की बहुमत के साथ सीट आ रही है। बिल्कुल आरती, एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई थी। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, वहां पर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है, जीत के जश्न की तैयारियां की जा रही है। हालांकि फाइनल डेटा आना बाकी है, फाइनल परिणाम आना बाकी है, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार, ये अभी बाकी है। लेकिन जो तैयारियां हैं बीजेपी दफ्तर में, उनके बारे में जानना चाहेंगे। कल से क्या तैयारियां बीजेपी दफ्तर में चल रही है? क्या मिठाइयां, क्या आतिशबाजी की तैयारियां? मिठाइयाँ बनना शुरू हो गई। मैं बता दूं, अंदर बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर वहाँ एक बनाया गया है जहाँ पर हलवाई है और कुछ यहाँ पर बता दूं पैनल है जो कि लाइव जुड़ेंगे मीडिया लोगों से। यहाँ पर एक ये जो है टेंट बनाया गया है और साथ ही आपको बता दूं कि तैयारियों की बात करें तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जो मेन गेट है उस तरफ भी काफी ढोल नगाड़े तैयार है। लेकिन रुझानों के हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी आगे आ रही है और एक बार फिर से मोदी जी पे जनता ने जिस तरह से उनकी गारंटी पे भरोसा जताया है। क्या अभी इंतजार किया जा रहा है? वहां पर ढोल बजना शुरू नहीं हुए हैं। 290 का जो आंकड़ा है शुरुआती रुझान, क्या अभी संघर्ष की उम्मीद है? क्या अभी भी तख्ता पलट की गुंजाइश को देखते हुए ढोल को रोका गया है या फिर ढोल बजने शुरू हो गए हैं? नहीं, अभी कुछ शुरुआत नहीं हुई है। जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, पूरे आंकड़े सामने नहीं आ जाते, तब तक अभी बीजेपी की तरफ से कोई चीज नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे ही स्थिति 12 बजे 1 बजे तक क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीजें की जाएंगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली से हमारी संवाददाता आरती राय, दिल्ली हेडक्वार्टर से, बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। कृष्ण कुमार जानू जी, ढोल अभी बजने शुरू नहीं हुए हैं, ढोल को रोके रखा है, क्या अभी भी आशंका है? क्या अभी भी लग रहा है कि मुकाबला कांटे का है, रुक करके ढोल बजाए जाएंगे? देखो, अगर आशंका होती तो ढोल बुलाए नहीं जाते। ये जरूर है कि ढोल बजाने की घोषणा हो जाए, उसके बाद ढोल बजे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, चलिए मैं रोकूंगा आपको, यहां पर सीधे लिए चलते हैं दिल्ली एआईसीसी दफ्तर, जहां पर हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लाइव हमारे साथ कनेक्ट हुई है। सौम्या, एआईसीसी दफ्तर में क्या हालचाल देख पा रही हैं? दफ्तर से बड़ा जिस तरीके से माहौल सुबह से अपबीट रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ये इसी प्रकार से बना रहेगा। काम हो देखिए, सुबह से एक ट्रेंड चला लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है और वो लगातार मजबूत होते रहती है। आपने देखा होगा 280 तो कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद
आवाज नहीं आपको रोकना चाहूंगा, यहां पर रुक करेंगे। राजस्थान का डेटा सामने आया। 25 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 12 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। कांग्रेस प्लस 12 सीटों पर आगे। कांटे का मुकाबला राजस्थान में। कृष्ण कुमार जानू जी क्या कहेंगे? जो रुझान है उन रुझानों में मिशन 25 में सफल होना दूर की बात है, यहां 50-50 का मुकाबला आ गया है। राजस्थान में 13 सीटें और 12 सीटों पर विपक्षी, क्या कहेंगे? देखो, रुझान जो है उसमें अभी भी हम आगे हैं और हम आगे ही रहने वाले हैं। जहां तक बात है, मिशन 25 की थी सर। 13 और 12 और 13 में 1 सीट का अंतर मान के चल रहे हैं अभी। ये रुझान का मामला है और रुझान में अप डाउन चलता रहता है। मिशन 25 जो है वो पिछली बार एनडीए ने पूरा कर लिया था, इस बार भाजपा अकेले लड़ रही है। मिशन 25 पूरा होगा इसकी संभावनाएं तो जनादेश मिलने के जो संकेत आ रहे थे उससे थी। अगर कुछ कम होता है तो वो समीक्षा का विषय होगा। 3 हिंदी पट्टी के राज्य जहां विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। छत्तीसगढ़ की बात करें, 11 सीटों का रुझान सामने आया है, जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, मोहन सरकार वहां पर बनी बीजेपी की, वहां 27 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 सीटों पर मात्र कांग्रेस आगे चल रही है। तो यह भी रुझान ही है और राजस्थान के भी रुझान ही है, जहां 25 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी और 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो क्या जो यह प्रयोग किया गया था इस बार तीनों राज्यों में, दिग्गजों को दूर करके नए युवा चेहरों को मौका दिया गया था, उनको सत्ता सौंपी गई थी, तो यहां राजस्थान का प्रयोग उल्टा पड़ता नजर आ रहा है? जी, प्रयोग का विषय नहीं है। सारे राजस्थान के निर्णय जो हैं केंद्रीय नेतृत्व ने किए हैं और केंद्रीय नेतृत्व जब कोई प्रयोग करता है तो उस प्रयोग के उल्टे पड़ने की बात नहीं, उसे पॉजिटिव वे में, उसके आगे भविष्य की योजना में काम लेने की दृष्टि से किया गया प्रयोग है और जनता जो आदेश देती है वो स्वीकार है। दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिर्फ झालावाड़ तक सीमित रही, उनकी कई सभाएं देखने को मिलती थी राजस्थान में पूरा मोर्चा संभालती थी। इस बार भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वसुंधरा राजे जी को दूर रखा गया। तो क्या ये एक नया प्रयोग था? इसका भी नुकसान बीजेपी को यहां पर उठाना पड़ रहा है। देखो, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री का चेहरा थी तो वो आगे रहती ही थी, काम करती ही थी। अभी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको जो जिम्मेदारी दी गई उतना निर्वहन उन्होंने किया है और मुख्यमंत्री का चेहरा भजनलाल जी थे, तो उन्होंने अपनी जो मेहनत है उसकी प्रकाष्ठा की है और पूरी तरीके से पूरे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी काम करने की कोशिश की। राजेश जी क्या कहेंगे? 12 सीटों पर राजस्थान में बढ़त बनाए हुए हैं, अब तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? अभी भी रुझान है, बाकी अब इंतजार करना होगा। देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमारे यशस्वी अध्यक्ष डोटासरा जी ने, उन्होंने कहा था कि बीजेपी से चाहे 1 सीट ही ज्यादा जीते राजस्थान में वो जीतेंगे, और वो उनका कहना आज सच साबित होने जा रहा है। ये लग रहा है कि उन्होंने जो कहा वास्तव में उन्होंने वर्क किया इस चीज पे, तो उन्होंने ये बात कही तो उनकी बात बिल्कुल सही हो रही है। आप देखिए पंजाब में भी देखो क्या स्थिति है, पंजाब में भी अपने, लेकिन मध्य प्रदेश भी देख लो, 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अभी लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूं, 29 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। देखिए मध्य प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उत्तर ये 40 में 33 पे उत्तर प्रदेश में, जहाँ कहते हैं कुछ आएगा ही नहीं वहां पे। अब आप बनारस में मोदी जी पहले रुझान में पीछे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा मैसेज है। आप सारे भारत की बात एक तरफ देख लीजिए, एक तरफ अभी हमारे जानू जी भाई साहब बोल रहे थे कि एक आदमी संघर्ष कर रहा है। भाई एक आदमी क्यों संघर्ष कर रहा है? लोकतंत्र में सारे लोग संघर्ष करिए, एक आदमी ऊपर क्यों डिपेंड कर रखा है? क्या बीजेपी में कोई आदमी बचा ही नहीं इस तरह का? कृष्ण कुमार जानू जी अकेले क्यों संघर्ष कर रहे हैं? सब मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों नहीं सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं? अकेले क्यों मैदान में हो? क्या आपके पास लोग नहीं है? सारे वो अकेले ही कर पाएंगे? सब लोगों ने मिलकर एक को नेता माना है, इनके यहाँ एक को नेता मानने की स्थिति नहीं है। इसीलिए इस चुनाव के दरमियान कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता और कांग्रेस के बहुत सारे नेता उसी प्रकार छोड़कर भागे जैसे डूबते जहाज को चूहे छोड़कर भागते हैं।
बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से अगर यूपी की बात करें, योगी सरकार मोदी सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही थी। 80 सीटों में से 36 सीटों पर एनडीए, 41 सीटों पर इंडी गठबंधन, बसपा एक पर, 2 अन्य पर। लगभग ये मान के चलें कि 50% से ज्यादा इंडी गठबंधन के नेता आगे चल रहे हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ वो गठबंधन सफल हुआ। राजेश जी देखो, इस चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस ने एक झूठ बोलने में और जनता को भ्रमित करने में सफलता हासिल की कि भाजपा ने जब 400 पार का नारा दिया तो कांग्रेस ने एक बड़ा झूठ बोला और बड़ा नैरेटिव फैलाया कि 400 सीट इनको इसलिए चाहिए कि ये संविधान बदलेंगे और आरक्षण हटाएंगे, और वो झूठ कुछ हद तक जनता के बीच गया। बाद में अगले चरण से पहले 21 तारीख को मोदी जी ने स्थिति भी स्पष्ट की और अपना सारा विषय भी पटाक्षेप किया, लेकिन उस झूठ का, उस नैरेटिव का कुछ फायदा अगर कांग्रेस को मिला है तो वो स्थायी फायदा नहीं है। राजेश जी देखिए, कांग्रेस ने कभी ऐसे नहीं कहा, कोई झूठ नहीं बोला। इनके ही मंत्रियों ने महाराष्ट्र में कहा था, ज्योति मिर्ता जी ने ये तक कहा है, हमने तो कभी कहा ही नहीं। हमने तो इन्हीं की बात दोहराई, जनता को दिखाई कि देखिए ये बोले 400 पार दीजिए हमारा। आपको ही पता है, आपके चैनल के माध्यमों से लाइव टेलीकास्ट चला, उन्होंने कहा कि भाई 400 पार दीजिए। हम 400 इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान तभी बदलेगा जब हमें 400 पार सीट दोगे। आप समझिए, मतलब जनता को भी इस तरह से समझा रहे हैं। बाकी जनता सारी समझदार है, हमने तो कभी कहा ही नहीं। ये इन्हीं के यहाँ से निकला हुआ है, ये भी उसी का परिणाम है। आज इस तरह के देखिए, अभी ढोल नगाड़े बुला लिए गए परंतु बजाने पर रोक लगा दी गई उनकी। इनको मालूम चल गई इस तरह की, तो क्या मामला कहीं अटका तो पड़ा क्या एआईसीसी में ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए? देखिए, आपको तो कॉन्फिडेंस है ना। देखिए, कांग्रेस कभी इसी तरह से उत्साहित नहीं होती है। कांग्रेस तो फिर ये बात तो ये भी कह सकते हैं, नहीं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। इनके अभी आपकी संवाददाता ने कहा कि सारी जगह खाली कराई जा रही है, मोदी जी रैली के रूप में आएंगे। भाई रैली किसके लिए दिखाना चाहते हो आप? जनता का फैसला है। आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात है। 10 साल आपने शासन, प्रधानमंत्री का कांग्रेस ने कभी इस तरह का नहीं कहा। निकलता है, उसके लिए जगह खाली करवाई गई होगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि इनके ढोल रुकवा दिए गए, तो क्या कांग्रेस ने ढोल बजाने शुरू कर दिए? कि कांग्रेस कभी इस तरह से ढोल नहीं बजाती है। कांग्रेस क्या है, ठीक है, जनता का फैसला है, जनता ने सेवा का मौका दिया, हम सेवा करेंगे। उसमें हम किसको दिखाना चाहते हैं इस तरह का, बड़ी स्क्रीन पे टीवी लगा के, बड़ा स्टेज बना के शपथ ग्रहण लेंगे, इस तरह की कभी कांग्रेस ने दिखावा कभी नहीं किया। ये परंपरा इनकी है, ये कॉर्पोरेट पार्टी की तरह से, एड की तरह से इसको जीत हार को लेते हैं। कांग्रेस कभी नहीं लेती। कांग्रेस सरकार बनाएगी तो भी आप देखना कृष्ण कुमार जानू जी किसी पे आरोप हटा लगाएगी। कृष्ण कुमार जानू जी, काउंटिंग के 2 घंटे हो चुके हैं। 400 पार की बातें की जा रही थी, 300 पार में भी अभी संकट नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जनादेश जो आ रहा है वो आपके और मेरे सामने है। मुझे भी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 526 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। 291, 216 का जो फिगर है, 19 अन्य है। पर अभी ये प्राइमरी जो 1, 2, 3 राउंड की गिनतियां हैं, उन्हीं के समीकरण है। और अभी वो तो नीचे भी तो जा सकता है। आप ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, नीचे भी तो आ सकता है जनता अगर ऐसा चाहती है तो। लेकिन जनता को 10 साल में हमने जो काम करके दिखाया है, और 10 साल जिस प्रकार कांग्रेस ने काम करके जो दिखाया, 10 साल आपने काम किए, उन्हीं की अग्नि परीक्षा है, उन्हीं का परिणाम सामने आने वाला है। जनता ने क्या जनादेश दिया है उसी का फैसला हो रहा है। जानू जी, 291 सीटें लगातार लगभग आधे से पौन घंटा हो चुका है। 290 के आसपास ये सुई अटकी पड़ी है। एक बार 300 के ऊपर गई थी, फिर वापस आई हुई है। 400 पार की लगातार बातें की जा रही थी। जब एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल 350 के आसपास बता रहे थे, तब भी आपके नेता कह रहे थे हम तो 400 पार जाएंगे, एग्जिट पोल गलत है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था क्या? देखो, कॉन्फिडेंस कहो और फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहो, हमारे कार्यकर्ता के मेहनत की प्रकाष्ठा का परिणाम हम चाहते थे। हमें जो टारगेट संगठन ने तय किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार होगा, उस पर हमने कोशिश की है, काम किया है, मेहनत की है, और इसलिए हम उस बात पर अड़े हुए थे। अब जनता ने जो आदेश दिया है, आधा घंटे से नहीं, करीब 1 घंटे से 290 का ही आंकड़ा पड़ा है। बिल्कुल, लेकिन बात करें राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, दोनों राज्यों में देखें तो 29 सीटों पर, पूरी की पूरी 29 सीटें, मिशन 29 मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 50% पर मुकाबला चल रहा है। रुक कर लेते हैं राजस्थान कॉलेज का, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट की काउंटिंग यहां पर हो रही है। राजनारायण शर्मा, क्या अपडेट?
देखिए आशीष, 86,000 से अधिक मतों से मंजू शर्मा आगे चल रही है। इसमें बीजेपी शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं लगभग 86,000 मतों से। और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान में 50-50 मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा है। 12 सीटों पे कांग्रेस और 12 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट जो है जो कांग्रेस समर्थित सीट है बांसवाड़ा की, उसमें जो है राजकुमार रोत 20,199 मतों से आगे चल रहे हैं। यानी कि कांटे का टक्कर का मुकाबला देखने को राजस्थान में मिल रहा है इस समय, क्योंकि राजनीतिक पंडित भी उस समय कह रहे थे कि 25 की 25 सीटें, 2 सीटें कम जो है बीजेपी इस बार लेगी, 23 सीटें बीजेपी ले सकती है। इन सब पे जनता ने पानी फेरा है अब तक की काउंटिंग पे। और काउंटिंग की बात करें तो 50-50 मतलब 12-12 सीटें जो है वो राजस्थान में बढ़त बढ़ाई में कांग्रेस और बीजेपी एक सीट पे निर्दलीय बनाए हुए हैं। बात करें दौसा की, दौसा में भी जो है मुरारीलाल मीणा आगे चल रहे हैं, बांसवाड़ा में राजकुमार रोत आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी बाड़मेर जो हॉट सीट थी, जहां पे रविंदर भाटी और बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी जो बीजेपी केंद्र में मंत्री हैं, वो वहां पे कैलाश चौधरी, वहां पे मुकाबले में जो है वहां भी कांग्रेस की सीट जो है आगे चल रही है। इसके अलावा आप बात करें जालोर की तो जालोर में वैभव गहलोत जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके बाद बात करें नागौर की तो नागौर के अंदर ज्योति मिर्धा पीछे चल रही है और जो है हनुमान बेनीवाल वहां भी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 50-50 मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये काउंटिंग जैसे जैसे आगे चलती जाएगी नतीजे साफ तौर पे निकल के आएंगे कि और कितनी सीटें जो है बीजेपी लेगी या कांग्रेस लेगी, कितनी सीटें पे बीजेपी विजय होती है। आशीष, बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजनारायण शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े राजस्थान कॉलेज से जयपुर शहर लोकसभा सीट की यहां पर काउंटिंग हो रही है, पल पल के अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें 542 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 290 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, तो वहीं 220 सीटों पर विपक्षी इंडी गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं 18 सीटों पर टीएमसी, 13 सीटों पर अन्यों ने बढ़त बना ली है। मतगणना को लेकर A1 टीवी की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल के अपडेट आपको बता रहे हैं। देश की सभी सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए A1 टीवी।